हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 लॉज हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम पहला लॉ पढ़ाएंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों, आप सब लोग अपने रजिस्टर निकाल लें और स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे। पहला लॉ आपके साथ पढ़ाने जा रहे हैं और इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। बच्चों, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। बच्चों, मैटर में हर वक्त मुख्तलिफ टाइप्स की फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती रहती हैं। मेटल हर वक्त मुख्तलिफ केमिकल और फिजिकल चेंजेस परफॉर्म करता है। बच्चों, ये पता चला है कि केमिकल चेंजेस के दौरान यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी टोटल मास में कोई तब्दीली नहीं आती। ये बात सबसे पहले 1785 में एंटोइन लिवायजे ने मालूम करी। स्टूडेंट में जरा बच्चों को ऐड कर लो, कुछ बच्चे आए हैं। जी, मैं दोबारा शेयर करता हूं। बच्चों, ये बात के रिएक्शन के दौरान मैटर की मिकदार चेंज नहीं होती। एंटोइन लिवायजे ने मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद मालूम करी। खुसूसी तौर पर उसने रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर बहुत सारे तजर्बा किए और उसने ये बात मालूम करी कि क्लोज सिस्टम में टोटल मैटर कंटेंट या मास कंटेंट चेंज नहीं होता। इन तमाम बातों को, इन तमाम फाइंडिंग्स को उसने लॉ की शक्ल में पेश किया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मशहूर मारूफ स्टेटमेंट है कि मास is neither created nor destroyed during a chemical reaction. And during a chemical reaction, total mass of the product is equal to total mass of the reactant. That is, the initial weight of reacting substances is equal to the final weight of the product after reaction. So बच्चों, इस लॉ को समझने के लिए आइए वाटर की फॉर्मेशन को समझते हैं। तो ये हम बोर्ड पे आपको कराएंगे, तो आप लोग बोर्ड पे देखिए। ये आप बोर्ड पे देखें बच्चों, वाटर की फॉर्मेशन इसको समझिएगा। बच्चों, वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दरकार होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और वाटर बनाता है। बच्चों, बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स कहलाते हैं जो लेफ्ट साइड पर होते हैं, और बच्चों एरो के राइट साइड पर जो चीज होती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में तब्दीली को केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
बच्चों अब आप देखिए कि ये लॉ क्या कहता है, इसको समझिए जरा सा। बच्चों यहां पर ये जो 2 लगा हुआ है ये कोफिशिएंट को जाहिर करता है, ये कोफिशिएंट मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इक्वेशन में 2H2 का मतलब है 2 मोल H2 और ऑक्सीजन से पहले 1 लगा हुआ है तो ये 1 मोल O2 को जाहिर कर रहा है और ये 2 मोल वाटर को जाहिर कर रहा है। तो बच्चों ये जो कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में ये मोल्स को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? कोफिशिएंट किसको जाहिर करता है बच्चों? मोल्स को। इसको मोल्स को। अब जरा गौर से देखिए भाई, देखिए ये 2 मोल हाइड्रोजन का है। बच्चों हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम के बराबर होता है। हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम के बराबर होता है। कैसे? हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे क्या होगा? 2 2 4। तो हाइड्रोजन के टोटल ग्राम है 4। अब यहां पर आइए, ऑक्सीजन के 1 मोल है। ऑक्सीजन का 1 मोल कितने के बराबर होता है? ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई 2 32। 32 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो बच्चों यहां पे 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो टोटल रिएक्टेंट कितना हो गया? मास ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो गई? 4 प्लस 32। ये लिखिए चैट बॉक्स पे। सो रहे हैं या घर पे बैठ के चाय पी रहे हैं? ये लिखिए 36 ग्राम। अब जरा वाटर को देखिए, वाटर के 2 मोल हैं और वाटर का 1 मोल कितने के बराबर है? 2 प्लस 16 18। 18 2 36। 18 मल्टीप्लाई 2 18 2 36। तो बच्चों वाटर की मास यानी मास ऑफ प्रोडक्ट कितनी है? 36। मास ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? 36। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास ऑफ प्रोडक्ट must be equal to mass of reactant during a chemical reaction. That is, the total mass of reactant and product remains same. The total mass of reactant and product remains same in a chemical reaction. Is it clear? समझ में आया आपके बच्चों? जी हसन समझ में आया बेटा? अफजा, दुआ, राना, फैसल समझ आया? उज़ैफा समझ आया बेटा? एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। पहले आप ये कॉपी कर लें जल्दी से। जी बेटा कॉपी कर लिया? अब बच्चों दूसरी एग्जाम्पल समझाते हैं, बोर्ड पे स्क्रीन पे देखिएगा जी। दूसरी एग्जाम्पल, when a piece of iron is left in moist air
it gets rusted, and it seems that the total weight of iron has increased. But the increase in mass is just the mass of oxygen, and the mass of rust is equal to mass of iron and mass of oxygen. ये वो जो रस्टिंग की इक्वेशन, ये मैं आपको बोर्ड पे कराता हूं और समझाता हूं। तो बोर्ड पे देखिए बच्चों, आयरन को अगर हम गीली हवा में रखें तो बच्चों आयरन को गीली हवा में रखने पर उसके ऊपर ब्राउन रंग की एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को रस्ट कहते हैं। तो बच्चों जब रस्टिंग होती है तो क्या होता है, देखिए जरा बोर्ड पर, आयरन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू Fe2O3। इट इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। बैलेंस करते ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 6 हो गई तो यहाँ 2 लगा दीजिए, आयरन हो गए 2 टू 4 तो आयरन से पहले 4 लगा दीजिए। ये रिएक्टेंट है बच्चों, ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों? फेरिक ऑक्साइड, which is commonly known as rust, and this reaction is called rusting। बच्चों जब रस्टिंग होती है तो हमें ऐसा लगता है कि आयरन का वेट बढ़ गया, और आयरन का वेट हमें बढ़ता हुआ लगता है, लेकिन एक्चुअली वो आयरन का जो वेट होता है वो उसमें एडेड ऑक्सीजन का वेट होता है। यानी वेट ऑफ रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ आयरन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एडेड इन द आयरन। यानी टोटल रिएक्टेंट और टोटल प्रोडक्ट का मास क्या होगा? सेम होगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों हफ्ता है। अच्छा तो भैया भी आ गया भाई। बच्चों ये लॉ मैंने फाइनल पेपर में आपके दिया हुआ है, ये मैंने फाइनल पेपर में आपको दिया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन में 9 नंबर का गालिबन। तो जल्दी से कॉपी करें बच्चों। मैंने ये बताया बेटा कि जब आयरन को गीली हवा में रखते हैं तो उसके ऊपर ब्राउन रंग की लेयर बन जाती है जिसको रस्ट कहते हैं। जब रस्ट आयरन को लगता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे आयरन का वेट बढ़ गया। तो आयरन का जो वेट बढ़ता है दरअसल वो वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जितनी ऑक्सीजन ऐड होती है आयरन में वो आयरन का वेट को इंक्रीज कर देती है। सो वेट ऑफ रस्ट जो है वो वेट ऑफ आयरन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होंगे। एक और एग्जांपल आपको देते हैं बच्चों, और ये एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की। When coal burns, it leaves behind ash
फॉर्मिंग स्मोक एंड गैसियस प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जब कार्बन ऑक्सीजन, जब कार्बन को हवा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है गैस की फॉर्म में, धुआं बनता है और ऐश बनती है यानी राख बनती है। The ash is lighter than coal। बच्चों राख कोयले से हल्की होती है, राख कोयले से हल्की होती है। लेकिन बच्चों अगर हम कोल की मास निकालें और ऐश की और कार्बन डाइऑक्साइड की मास निकालें तो ये दोनों मासेस बराबर होंगी, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होंगे। आइए बच्चों एक एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है लैंडोल्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, लैंडोल्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बच्चों ये एक खास किस्म का तजर्बा है जिससे मास कंजर्वेशन का जो लॉ है वो हम साबित करेंगे। इसके लिए बच्चों ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, इस डायग्राम को आप समझाएंगे आपके सामने। बच्चों ये एक एच शक्ल की ट्यूब है, इसके बच्चों दो लिम्स है, नजर आ रहे हैं आपको? बच्चों इस तरीके से ये आप लोग जवाब तो देते नहीं है कोई किसी बात का, तो यार फायदा कुछ नहीं इतना पढ़ने का। जो आपने सवाल किया जाए उसका फौरन जवाब दिया करें मैसेज में। तो आइए दोबारा देखते हैं। ये बच्चों एक खास किस्म की शीशे की बनी हुई ट्यूब है। ये बच्चों इसके दो लिम्स हैं, इसको कहते हैं बच्चों लिम्ब ए और इसे कहते हैं बच्चों लिम्ब बी। बच्चों लिम्ब ए में हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है AgNO3 और लिम्ब बी में HCl का सोल्यूशन लिया है। ये दो सोल्यूशन लिए हैं, ये सोल्यूशन हमने इस तरह डाले हैं कि दोनों आपस में मिक्स ना हो, और ऊपर से बच्चों हमने इनका मुंह बंद कर दिया है, सील कर दिया है गरम करके। तो इस एच शक्ल की ट्यूब में हमने दोनों सॉल्यूशन डाले और इसका वजन कर लिया, वेट कर लिया। फिर उसके बाद हम इस ट्यूब को टेढ़ा कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, यहां तक कि ए और बी के सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाए। जैसे ही ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स होंगे पूरी ट्यूब दूधिया हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट और HCl का, और सिल्वर क्लोराइड और HNO3 बनेगा। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। तो बच्चों ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा तो पूरी ट्यूब दूधिया हो जाएगी। जैसे ही पूरी ट्यूब दूधिया होगी इसका मतलब है कि लिम्ब ए और बी में मौजूद सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कर गए। अब बच्चों हम दोबारा वेट करेंगे, यानी रिएक्शन के बाद। तो बच्चों रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों वेट्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे, जिसका मतलब यह है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर है। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो गई, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास में कोई तब्दीली नहीं आई। Yes, rusting of iron is a big problem. हमारे पुल, ब्रिजेस, इमारतें सब रस्टिंग की वजह से एक खतरे में हैं। तो ये तो बच्चों हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप कर सकते हैं बेटा। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। क्या सवाल करना चाहते हैं?
बिना झिझके करें बच्चों। But there are two things which cause rusting. One is oxygen, another is moisture. चले बच्चों, में नया लॉ शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। और ये लॉ पढ़ने के लिए बच्चों हम जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। This law was put forward by Joseph Proust, a French chemist in Spain in 1799. And Joseph Proust showed that a compound always has fixed ratio of element by mass. यानी एक कंपाउंड में एलिमेंट की रेशियो हमेशा फिक्स होती है। यानी बच्चों एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशो में होते हैं। यानी एक कंपाउंड की हमेशा डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है। यानी कंपाउंड का फार्मूला फिक्स होता है। इन तमाम बातों को प्राउस्ट ने लॉ की शक्ल में पेश किया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। And now look at the statement of the law. Different pure samples of a particular chemical compound contain the same elements combined together in the same fixed proportion by mass. यानी एक प्योर केमिकल कंपाउंड में तमाम एलिमेंट्स हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। या यूं कह लें, when different elements combine to yield a pure compound, the ratio between the masses of these elements remains the same. आइए इसको बोर्ड पर समझते हैं। बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का ये कहना है कि एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी हासिल किया जाए। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर बच्चों वाटर जो है वो हम समंदर से भी हासिल कर सकते हैं, दरियाओं से भी हासिल कर सकते हैं, लेक से भी हासिल कर सकते हैं, रेन से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वाटर की कंपोजिशन, हर वाटर में वाटर की कंपोजिशन सेम रहेगी। यानी वाटर में दो एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होगी बाय एटम। यानी एटम के लिहाज से वाटर की कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगी। और बच्चों 2 एटम्स का मतलब है 2 ग्राम और 1 एटम का मतलब है 16 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम की मास होती है 16 ग्राम और हाइड्रोजन के 2 एटम की मास होती है 2 ग्राम। यानी मास के लिहाज से ग्राम हटा देता हूं, रेशो बनी 2:16 बाय मास। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 1 2 and 2 8 16 बाय मास आ गया।
यानी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास के लिहाज से 1:8 की रेशो में है। यानी हाइड्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स मिलकर वाटर बनाते हैं। ये रेशो कांस्टेंट रहेगी अगर वाटर प्योर है। तो आपने देखा कि वाटर की कंपोजिशन फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने की वजह से वाटर की फार्मूला भी सेम हो गया, वाटर की कंपोजिशन भी सेम हो गई, एंड इट इज कॉल्ड ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर मैं रेशो चेंज कर दूंगा तो वाटर, अगर मैं ये रेशो चेंज कर दूं 2:1 या 1:8, तो फिर वाटर वाटर नहीं रहेगा, कोई और कंपाउंड बन जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं, आप पहले ये कॉपी करें। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, देखेंगे अगर मैं ये रेशो चेंज कर दूं तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। देखिए अभी देखें, रेशो चेंज कर, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:2 की रेशो में मिलाता हूं। ये हो गया 2:2 या 1:1 बाय एटम। तो हाइड्रोजन का 1 एटम 1 ग्राम के बराबर है और ऑक्सीजन का 1 एटम 16 के बराबर है। तो रेशो हो गई 1:16 बाय मास। देखिए रेशो चेंज हो गई 1:1 या 1:16। तो कंपाउंड भी चेंज हो गया। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर, विच इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो बच्चों, अगर हम कंपाउंड की रेशो चेंज कर दें तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो ये वाटर नहीं है, वाटर से मिलता जुलता कंपाउंड है लेकिन वाटर नहीं है, बल्कि वाटर तो आप पीते हैं, ये अगर आप पिएंगे तो फिर आप मर जाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये आपकी पूरी स्किन को गला देगा। तो आपने देखा कि कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है और कभी चेंज नहीं होती। तो ये बच्चों हमारा लॉ है। एक एग्जांपल और करा देते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। मेरे लिहाज से बच्चों जो पहला वाला लॉ है वो कंफर्म है इम्तिहान में। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंफर्म है। ये बच्चों कॉपी कर लिया आपने। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। और बच्चों गौर से देखिए, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कार्बन ऑक्सीजन की रेशो 1:1 है। यानी कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 3 12, 4 4 16, 3:4। तो रेशो है 1:1 या 3:4। ये रेशो है बाय एटम्स, ये रेशो है बाय मास, यानी मास के लिहाज से।
तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया में कहीं पर भी आपको मिलेगी तो कार्बन ऑक्सीजन की रेशो 1:1 होगी, यानी 3:4 होगी। लेकिन अगर ये रेशो चेंज हो जाए तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जहां रेशो 1:2 है बाय एटम, आप चेक करें यहां रेशो थी 1:1। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां रेशो थी 1:1, यहां रेशो है 1:2। रेशो चेंज हुई तो कंपाउंड चेंज हो गया। अब इसकी मास रेशो देखिए, कार्बन का 1 एटम की मास है 12, कार्बन की एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन के 2 एटम की एटॉमिक मास है 32। अब इसको सिंपलीफाई करें 4 से, 4 3 12, 4 8 32। तो जनाब रेशो आ गई बाय मास 3:8। यहाँ रेशो थी 3:4, यहाँ रेशो है 3:8। तो रेशो चेंज होगी तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, रेशो चेंज होगी तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसका ये कहना है a pure chemical compound always contain the same fixed element in the same fixed proportion by mass. So wherever we get a compound, if it is pure, it must contain the same fixed element in a same fixed composition or proportion. Is it clear to you? तो बच्चों ये है हमारा लॉ जो यहाँ पे खत्म हो गया। बच्चों आप लोगों को मॉडल पेपर की एमसीक्यूज पढ़ाए जाएंगे मंडे को, और आपको रिवीजन भी कराया जाएगा और याद भी कराई जाएंगी चीजें। तो मंडे से इंशाल्लाह कोचिंग खुलेगा अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको मंडे को जो चीजें सुनूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट कर ले। फेराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ सुनूंगा मैं, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुनूंगा मैं। ये दोनों आपने याद कर लिए तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन निकल गए फाइनल पेपर के। क्या क्या याद करना है? फेराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 3 चीजें आपको याद करनी। और जितना भी काम कराया गया है वो भी आप मंडे तक मुकम्मल करके लेकर आएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स दिए गए थे फेराडे लॉ के पीएच के वो भी आप लेकर आएंगे मंडे को। मंडे को फिर हम आपके मुख्तलिफ चीज़ों के टेस्ट लेंगे, याद कराएंगे और आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। जो बच्चे नहीं आ रहे उनको भी बता दें कि लाजमी ज्वाइन कर लें कोचिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो एनी क्वेश्चन प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क, पूछ लें फौरन। कोचिंग क्यों नहीं ओपन हो गया था ना? तुम्हारा दिमाग चल गया है। चैप्टर नंबर 5 का बताऊंगा जब आप मंडे को आएंगे सब। इंशाल्लाह मंडे को कोचिंग खुलेगा बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है बस हम यहीं तक रख रहे हैं, बाकी टॉपिक जो रह गया है हमारा वो कल कराएंगे आपको सब।
लोग अपनी तैयारी करें मुकम्मल, ताकि जैसे ही आप लोग कोचिंग आएंगे उसी के बाद हम लोग फाइनल पेपर शुरू कर देंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके फाइनल पेपर हर सब्जेक्ट के 2-2 दफा लें, यानी डबल मिड फाइनल पेपर 2 टाइम्स लें, यानी प्रीलियम 1 प्रीलियम 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आपसे अलविदा लेते हैं, कल आपसे मुलाकात करेंगे। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।